बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पोजीशन, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। एंड थर्ड चीज़ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों की स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इन तीनों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है मोशन में। कहाँ पड़ती है? मोशन में। सब कोई बॉडी मोशन में होता है। तो मोशन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज मोशन। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी अगर कोई बॉडी है, सपोज एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट एक बॉडी है जो कि ए पर है, ठीक है, जब टाइम 0 था, और ये जब टाइम t = 5 सेकंड हो गया तो ये b पे पहुंच गया। तो यानी कि a से b इसका मूवमेंट हुआ। यानी अगर टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, इसका पोजीशन पहले a पर था, अब पोजीशन b पे हो गया। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन में चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ठीक है, तो हमको मोशन के स्टडी के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला चीज़ हमको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। दूसरा चीज़ क्या चाहिए? टाइम चाहिए। यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका पोजीशन चेंज होगा, तभी हम कहेंगे कि मोशन में है। किसके साथ? टाइम के साथ चेंज होगा। तो हमको उसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, मोशन के बारे में जानने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, पोजीशन की और टाइम की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, ए पर है, और इसका पोजीशन क्या है? सपोज यहाँ पे ऑरिजिन है, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग। फिर अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसका पोजीशन वाई है, तो ये वाई हो गया। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सपोज जेड है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कहेंगे एक्स बाई जेड। अब जेड को कैसे डिनोट करेंगे? एक्स बाई तो आपको समझ में आ रहा होगा, जेड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे, ये जो पेन का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्टेंस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना ही दूरी पर है ना, तो ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस, तो ये हो गया इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है ये इतना ही है, तो ये हो गया वाई। और ये जो इसकी हाइट है, ये जो इसकी हाइट है, जो इसकी ये पूरी हाइट जो है, जो इस पॉइंट पर है, ये इसका जेड एक्सिस हो गया, इसकी हाइट। तो सपोज ये जेड लेंथ का है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो यहाँ पर है पॉइंट, ये प्लेन पर नहीं है बल्कि कहीं यहाँ पर है, इस टिप पे, पेन के टिप के पास है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड।
तो ये ए पॉइंट क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो हम पोजीशन तो किसी का डिटरमाइन कर लिए, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, तो हम इसके पोजीशन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या बताए थे, हमने बताया था कि मोशन क्या है भाई, तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो पोजीशन तो पता चल गया, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड पोजीशन पे है, लेकिन टाइम का भी तो पता होना चाहिए। तो टाइम के पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक क्लॉक लगाना होगा। एक क्लॉक लगा देंगे, सपोज ये क्या है, क्लॉक है, तो इस क्लॉक के लगाने से क्या होगा, हमको टाइम भी पता चल जाएगा इस फ्रेम। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड क्लॉक को मिलाकर ये जो रेफरेंस फ्रेम, ये जो बना, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ क्लॉक क्या कहला जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम along with a clock, constitutes a frame of तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए जिसके साथ साथ एक क्लॉक होना चाहिए, तो ये क्या बनाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर कुछ छूट जाता है तो आप पॉज करके उसको वापस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मोशन समझ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैसे दिखलाएंगे ये आप समझ गए। अब हम लोग डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, अब आप 11th क्लास 11th में हैं तो आपने 9th 10th में फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा। तो फिजिक्स पढ़ा होगा तो थोड़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको जानकारी भी होगी। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आपको कोई जानकारी नहीं है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन है, पाथ लेंथ ट्रावर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ लेंथ ट्रावर्स्ड by an object is called distance। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ट्रैवल करने के दौरान जो वो पाथ लेंथ ट्रैवल करेगा उसको ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, ए से वो क्या करता है 5 मीटर जाता है और बी पर पहुंच जाता है। बी से क्या करता है, वो सी पर जाता है, फिर से 10 मीटर इधर डिस्टेंस कवर कर लेता है, फिर इधर ये 2 मीटर जाता है डी पर। अब हम टोटल इसमें डिस्टेंस क्या होगा, जो ये पाथ लेंथ कवर करेगा, पाथ का लेंथ क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी ए से डी तक आने में टोटल पाथ जो ये कवर हुआ, पाथ लेंथ जो कवर हुआ वो कितना हुआ, 15, 5 प्लस 10 15 प्लस 2 17 हो गया, यानी 17 मीटर का टोटल जो है डिस्टेंस कवर किया, ठीक है।
अब सबसे पहली बात है कि डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से भी मतलब नहीं है, बस टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया इससे मतलब है। तो पाथ लेंथ, जिसको मैंने क्या बताया, पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की क्लास में ले चुका हूँ। तो वेक्टर में मैंने क्या बताया था, दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या मैंने बताया था कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो पाथ लेंथ सिर्फ हम ले रहे हैं, इसमें डायरेक्शन कहीं कुछ हम नहीं देख रहे हैं कि इनिशियल से फाइनल का डायरेक्शन क्या है या किस डायरेक्शन में, बस ए से बी गया 5 मीटर, बी से सी गया 10 मीटर, सी से डी। हम बस इसके पाथ से मतलब है, हमको पाथ के लेंथ से मतलब है और कुछ नहीं मतलब है। तो ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा, आप लोग सोचो। मैंने अभी बताया था कि मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग मूवमेंट हो रही है, ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मूवमेंट। ओ से कोई ऑब्जेक्ट क्यू पर जाता है, ओ से क्यू की डिस्टेंस क्या है, 240 मीटर, 240 मीटर। और ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है, 360 मीटर, ठीक है। और ओ से लेफ्ट साइड में, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड में आर है, और ये कितने पे है, -120 मीटर पे, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट केस क्या लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सपोज कार ही है, एक कार मूव कर रहा है, ओ से पी पर जाता है। ए कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ओ से कहाँ गया, पी पे गया। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ओ से पी का हमने देखा था क्या है, 360 मीटर है ये टोटल। तो डिस्टेंस कितना हो गया, सिंपली बहुत सिंपल है। फिजिक्स कोई बहुत मतलब भारी चीज़ नहीं है, जितना हम लोग सोचते हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से समझे चीज़ों को, आराम आराम से समझे, कोई हड़बड़ी में फिजिक्स नहीं पढ़नी है, बहुत आराम से समझेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप ओ से पी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 360 मीटर। ओ से पी के पाथ की लेंथ क्या है, ये जो पाथ है इसका लेंथ क्या है, 360 मीटर है, इसलिए डिस्टेंस कितना होगा, 360 मीटर, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। अब कार जो है वो कार कहाँ जाता है, पहले ये ओ से पी तक जाता है, ठीक है। देन पी से क्यू तक जाता है, सॉरी पी से क्यू तक जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितना हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए, ओ से कहाँ गया, यहाँ तक गया, पी तक गया। फिर क्या होगा, पी से ये वापस क्यू तक आया, ठीक है। इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, मतलब हम ये अलग अलग दिखाने के लिए इसी लाइन पे गया, इसी लाइन पे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया। तो हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, पाथ का लेंथ होता है, पाथ का लेंथ। तो पाथ क्या है, पहला पाथ तो है कि ओ से पी तक गया है, तो OP हो गया।
फिर ये क्या किया, P से Q तक गया, तो एक PQ, टोटल पाथ लेंथ यही हो गया OP प्लस PQ। OP कितना है 360 मीटर, ठीक है, प्लस PQ कितना है, ये 360 पर है, ये 240 पर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा 120 मीटर। दिस माइनस दिस, आप मान लो कि यहाँ से 240 पे है, ये यहाँ से 360 पे है, तो इस और इस पॉइंट के बीच कितना होगा, दिस माइनस दिस, यानी 120 मीटर। तो PQ क्या हो गया 120 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 120, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 480 मीटर। यानी O से P गया, P से Q गया, O से P गया, P से Q गया, तो ये टोटल हो गया 360 प्लस 120 यानी कि 480। यही हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, जो भी पाथ ट्रेवल करेगा उसको हमको ऐड करना है। ये 360 किया, पूरा 360 लिए, फिर ये 120 वापस आया तो 120 लिए, तो पूरा हो गया 360 प्लस 120, यानी जितना भी पार्ट ट्रैवल कर रहा है उसको ऐड करना होगा। इसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी पाथ कवर होगा उसको हमको डिस्टेंस में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्टेंस मुझे लगता है बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस हम लोग समझ गए। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं। किस पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस तो समझ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। Displacement is defined as change in position. Is defined as change in position. चेंज का मतलब क्या हो गया, मतलब एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज हुआ, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करेंगे तो वही चेंज इन पोजीशन होगा, ठीक है। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहले ए पर था, t इक्वल टू जब t1 था, t1 टाइम पे ये ए पर था, और t2 टाइम पर क्या हो गया, ये b पर चला गया। कुछ समय के बाद t2 टाइम पर ये b पर हो गया। मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से a का डिस्टेंस कितना था, x1 था, ठीक है, और ओरिजिन से b का डिस्टेंस कितना है, x2 है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन का मतलब होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन। और इसी चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को सपोज क्योंकि x में ये चेंज आ रहा है, x1 से x2 हो गया, तो इसलिए चेंज इन पोजीशन को हम कैसे डिनोट करें, डेल्टा x से। और चेंज के लिए मैंने क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल। a से b पर गया, t इज इक्वल टू t1 पर a पॉइंट पे था, t इज इक्वल टू t2 पर b पॉइंट पे था, a पॉइंट x1 पे था और b पॉइंट x2 डिस्टेंस पे था, o के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया, ये b है कहाँ पे, x2 पे है, तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, a है, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। इनिशियल पोजीशन कितना पे है, x1 पे है, तो यानी फाइनल माइनस इनिशियल जो हम लोगों ने किया वही क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट किया, डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
दैट मीन्स x2 माइनस x1। अब सीधा सीधा हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अगर सपोज x2 माइनस x1 है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो इस केस में तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे ये 5 हो ये 3 हो तो 5 माइनस 3 क्या होगा, +2 होगा। यानी ये अगर इससे बड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। लेकिन अगर फाइनल पोजीशन सपोज 3 हो और इनिशियल पोजीशन 5 हो तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो दो केस हो सकता है। पहला केस क्या है, इफ़ x2 इज़ ग्रेटर देन x1, x2 बड़ा है x1 से तो इस दोनों का माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डेल्टा x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर सेकंड x2 क्या हो गया, अगर x1 से छोटा हो गया यानी इससे x2 छोटा है, इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा x निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हम लोग डिस्टेंस के केस में क्या देखें कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ फाइनल और इनिशियल पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता। वहाँ जो भी पाथ वो कवर करता है उस पाथ का लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो चेंज इन पोजीशन है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया कि फाइनल पोजीशन अगर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन से कम हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल पोजीशन बड़ा हो इनिशियल पोजीशन से तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा x पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने डेल्टा x से डिनोट किया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए, आप नोट कर लेंगे। अगर छूटे तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि बेसिक्स समझना है, एकदम सिंपल से जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में, फिर भी आप देखो आपको सब कुछ आएगा, बस आराम से धीरे धीरे समझो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वीडियो को पॉज करो, फिर पीछे बैक करके समझो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सपोज एक लाइन है, इसके अलॉन्ग मूवमेंट हो रही है। सपोज कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, t इज इक्वल टू T1 पर क्या है, ए पर है, और t इज इक्वल टू जब T2 हो जाता है यानी थोड़े समय के बाद ये बी पर पहुंच जाता है, और ये सपोज आपका ऑरिजिन है। ठीक है, यहाँ से सपोज ए की डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। ठीक है, और बी कितने दूरी पर है, 10 मीटर पे। कितने पे है, 10 मीटर पे है। यानी ओ से ए का पोजीशन 5 मीटर है, ओ से बी का पोजीशन कितना है, 10 मीटर है। इस केस में ए से बी की ओर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, x2 माइनस x1, तो फाइनल पोजीशन क्या है, बी है, इसका क्या है, 10 मीटर, तो 10 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, ए कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे, तो 10 माइनस 5, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ जाने में ये 5 मीटर की दूरी पर था, ये 10 मीटर की दूरी पे था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर हुआ, दिस माइनस दिस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या आप देखना, आपने देखा कि डेल्टा x यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। हमने समझ लिया, इस केस में क्या है, डेल्टा x क्या है, पॉजिटिव है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, वही लाइन है। ठीक है, ये O है, ये A है। A जैसे मैंने बताया था कि 5 मीटर पे है,
और इस बार इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे ए से बी पे आया। अब सपोज बी क्या है, यहाँ से 2 मीटर पे, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली डेल्टा एक्स क्या होगा, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ये b है, इधर से इधर की ओर मूव किया है ये, ठीक है, a से b की तरफ, तो b फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। जहाँ से स्टार्ट होता है वो इनिशियल पोजीशन होता है, जहाँ पे एंड करता है वो फाइनल पोजीशन होता है। तो a से b की ओर तरफ गया, एरो आपको बता रहा है a से b की तरफ गया, यानी a इनिशियल पोजीशन हो गया, b क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। इनिशियल पोजीशन कितने दूर पे है, 5 मीटर पे है, और फाइनल पोजीशन 2 मीटर पे। तो फाइनल को क्या लिखेंगे, 2 मीटर, और इनिशियल कितना है, 5 मीटर। तो 2 माइनस 5 कितना हो गया, -3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव एक्चुअली क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। जब आप देखेंगे ए इधर था और बी इधर था और ओरिजिन इस साइड था, ठीक है। जब ऐसे मूव किया ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया था आपका, पॉजिटिव आया था, ठीक है। यानी कि अगर राइट वार्ड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, और लेफ्ट वार्ड लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो निगेटिव आ रहा है। यानी कि चूंकि हम यहाँ 1 डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो या तो इधर लेंगे या इधर लेंगे, या तो राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे। तो राइट में मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, लेफ्ट में मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। यानी कि डायरेक्शन पता चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव से हमको पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि राइट वार्ड मूव कर रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है तो यानी कि लेफ्ट वार्ड मूव कर रहा है। यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। यानी हमको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, वेक्टर में भी मैंने पढ़ाया था कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से पता चला, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड है या नहीं है, ये 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। यानी मैग्नीट्यूड तो होता है। डायरेक्शन अभी हमने देखा कि पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है। लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे, लेफ्ट साइड मूव कर रहे तो निगेटिव आ गया, राइट साइड मूव कर रहे हैं पॉजिटिव आ गया, यानी डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एकदम आसानी से बच्चे की तरह आप कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं था, एकदम सिंपल था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। जैसे ये ए है, पहले ही ये लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी तक कैसे कैसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से जा सकते हैं, और एक ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो ए से बी तक डायरेक्ट मिल गया, इससे छोटा कोई और लेंथ नहीं हो सकता, सब इससे बड़ा ही होगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि इसको बाकी किसी से मतलब नहीं, इसको फाइनल और इनिशियल बस चाहिए,
ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल यही होगा। आप कहीं यहाँ पे इसका पोजीशन दे रहे हो, ये 12 है, ये 5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 7, सीधा ये बस दिस माइनस दिस, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पाथ का लेंथ, ये पाथ का लेंथ, किसी भी पाथ का जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। तो आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इससे छोटा पाथ कोई और नहीं हो सकता। 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स से आप बेकार डरते हो, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप एकदम बच्चे की तरह समझ सकते हो फिजिक्स को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जो भी अभी हम जितना भी मोशन देख रहे थे वो क्या था, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही देख रहे थे ना। ए से बी की ओर गया, बी से ए की तरफ आया, या यहाँ ए है यहाँ बी है, तो हम सारा मोशन का स्टडी कर रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही कर रहे थे। तो वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है उसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो एक तो हमने ऐसा देखा कि लेफ्ट की तरफ जाओ या राइट की तरफ जाओ, इधर जाओ या इधर जाओ। एक ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे ये पेन है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो गया ना, ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। लेफ्ट राइट ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। तो सपोज इधर राइट को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। उसी तरह से अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड को क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग सब समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे इस डिस्प्लेसमेंट को भी अब हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। सपोज ये O पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। ये पिछला वाला एग्जांपल है जो NCERT में है। NCERT का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बहुत इजी में NCERT ने समझाया, तो मैं उसी को यहाँ पे रख दे रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ जाएं। तो उसमें बताया कि ये ओरिजिन है, ये 0 हो गया। यहाँ से P कितने डिस्टेंस पे, 360 मीटर पे इसका पोजीशन। Q का पोजीशन क्या है, 240 मीटर है। और ये इधर हमने क्या बताया था, लेफ्ट साइड अगर पॉजिटिव लेते हो तो इधर निगेटिव आप ले सकते हो। तो इसको बताया था, R को बताया था 120 मीटर पे, ठीक है। अब सपोज पहला केस फर्स्ट क्या है, कार कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, O से P की तरफ। कार का मूवमेंट कहाँ है, O से P की तरफ, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया था डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। O से P की ओर गया है, O टू P है। फाइनल पोजीशन क्या है, 360 मीटर। ओरिजिन पे हम 0 ले रहे हैं। इनिशियल पोजीशन कहाँ है, O है, यानी जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल पोजीशन हो गया, जहाँ पर पहुँच रहा है वो फाइनल पोजीशन हो गया। तो O हो गया O से P की तरफ। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 360 मीटर हो गया। सिंपली पहला केस हो गया। दूसरा केस चलते हैं, P टू Q।
यानी P यहाँ है, यहाँ से इधर आ गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे फाइनल क्या है, P से Q की तरफ चल रहा है ना, P से Q की तरफ, तो फाइनल क्या हो गया Q, और शुरू कहाँ से हुआ, P से हुआ, तो P हो गया इनिशियल, तो फाइनल क्या हो गया अपना 240 मीटर, और इनिशियल 360 मीटर, यानी कितना हो गया -120 मीटर, ठीक है। अब ये सिंपली समझ सकते हैं कि माइनस का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इधर राइट वार्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट वार्ड क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव किया। देखिए आप P से Q की तरफ किया तो क्या हो गया, ये लेफ्ट की तरफ मूवमेंट, इधर मूव कर रहा है। पहले केस में O से P था तो क्या कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, राइट की तरफ मूव कर रहा था। इस बार क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए ये माइनस आया, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव आप इजीली समझ गए। अब आप देखिए पहले केस में क्या था, पहला केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया 360 मीटर। अगर हम डिस्टेंस लेते, पाथ का लेंथ लेते यहाँ पे पहले केस में, तो पाथ लेंथ क्या आ जाता, फर्स्ट केस में पाथ भी तो सेम ही है ना, तो 360 मीटर हो जाता सिंपली। और इस केस में अगर आते P to Q वाले में, तो पाथ लेंथ कितना हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता 120 मीटर, ये भी हो जाता, 360 से यहाँ आया तो 120 मीटर। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आया, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ गया, यहाँ पे 120 आ गया, ये -120 आ गया, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं कि सेम ही आया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सपोज कैसे चेंज हो सकता है, अगर हम एक थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या है, O से P पर जाता है और P से Q पर जाता है, यानी यहाँ से यहाँ आ गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या हो जाएगा O से P तक 360 मीटर, और फिर P से Q तक ये 120 हो जाएगा, 360 - 240 यानी कि 120 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया 480 मीटर हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गया। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल क्या हो गया, फाइनल 240 है, फाइनल यहीं पे पहुंच रहा है ना, O से P, P से Q, यानी फाइनली Q पे पहुंच गया, तो फाइनल हो गया 240। और इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना 0 से, यानी ये 240 मीटर। तो यहाँ आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 480 एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 240 है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, हमेशा डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, बीच में कुछ सम्स भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझेंगे और एकदम सब कुछ समझ में आएगा। फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बहुत मतलब मुश्किल है, एकदम आसान सब्जेक्ट है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।